नेशनल इनकम का चैप्टर राष्ट्रीय आय। अच्छा, इसमें राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल्स की वीडियो हम बना रहे हैं वाली। और न्यूमेरिकल्स में आपको सबको पता ही है कि हमारे 3 मेथड होते हैं। इनकम मेथड पहले लिख देता हूँ मैं, इनकम मेथड, और दूसरा है आउटपुट मेथड, तीसरा कौन सा है, एक्सपेंडिचर मेथड। अब हिंदी में इनका नाम देख लो। इनकम मेथड का मतलब होता है आय विधि, और इस मेथड का मतलब होता है उत्पादन या उत्पाद विधि, और इस वाले का होता है व्यय विधि। अब ये जो तीनों विधियां हैं, इनसे हमें वो एग्ज़ाम में कुछ भी निकालने के लिए बोलेगा, लेकिन हमें सबसे पहले क्या निकालना है, जीडीपीएमपी। अब ये जीडीपीएमपी क्या होता है, इसे बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये पढ़े क्या जाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इनकी फुल फॉर्म। देखो, जब भी जी लिखा हुआ होगा तो समझ लेना कि जी का मतलब है ग्रोस, ठीक है। और जब भी लिखा होगा एन का मतलब होता है नेट, ठीक। एक और अगर एन लिखा होगा तो उसका मतलब होगा नेशनल। अभी देखो, अगर पहले स्थान पर आएगा तो उसे पढ़ा जाएगा नेट, और दूसरे स्थान पर आएगा तो उसे पढ़ा जाएगा नेशनल, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो, फिर डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, और एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। अब ये एक बार दोबारा देख लो इन्हें। अब देखो, ये इसके इंग्लिश के हिंदी मीनिंग है। ग्रोस का मतलब होता है सकल, नेट का मतलब शुद्ध, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, मार्केट प्राइस का मतलब बाजार कीमत, और फैक्टर कॉस्ट का मतलब साधन लागत। ये हिंदी में भी देख लेना। अब इसे पढ़ना सीखते हैं। अब देखो, अगर ये लिखा हुआ है जीडीपीएमपी तो ये क्या पढ़ा जाएगा, तो ये पढ़ा जाएगा ग्रोस, जी मतलब ग्रोस, डी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीडीपीएमपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर ये लिखा हुआ है जीडीपीएफसी तो ये क्या पढ़ा जाएगा, ग्रोस, जी फॉर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर, और ऊपर वाला पढ़ा जाएगा सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। अब देखो, ये वाला क्या पढ़ा जाएगा, एनडीपीएमपी मतलब नेट, क्योंकि पहले स्थान पर आ रहा है ना ये एन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक। अब देखो, ये वाला क्या पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब आप बोलोगे कि ये नेट, इसको नेट क्यों नहीं पढ़ा, नेशनल क्यों पढ़ा, क्योंकि दूसरे स्थान पर आएगा तो इसे नेशनल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर। इसी तरह इन्हें भी रीड कर लेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर, और नीचे वाला है शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक। अब देखो, डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। अच्छा देखो, इसमें समझने वाली बात यह है कि जो ग्रोस होता है ना, ग्रोस वो नेट से बड़ा होता है। जो अभी हमने ऊपर ग्रोस देखा ना, ग्रोस नेट से बड़ा होता है, और उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होता है डेप्रिसिएशन। अभी जो डेप्रिसिएशन होता है, इसी का नाम है दूसरा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसी का नाम है। अब बेसिकली समझने वाली की चीज़ क्या है, तो देखो, अगर लिखा हुआ है ग्रोस, उसके सामने लिखा हुआ है इजिकल टू नेट। अगर लिखा हुआ है ग्रोस, उसके सामने लिखा है इजिकल टू नेट, तो नेट छोटा है ना, इस छोटे को हम बड़े करने के लिए, इसके बराबर अगर हमें करना है तो इसे प्लस लगाएंगे, और क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। इसको ऐसे समझो, मान लो ये आपके सामने नहीं होता और ये मैं ऐसे करता, यहाँ लिखता मैं ग्रोस इजिकल टू नेट। अब ये नेट छोटा है ना, छोटे को इसके बराबर करना है हमें, तो हम करेंगे प्लस। क्या प्लस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन। तो ये हो गया ऐसे। इसी तरह अगर हम इसको ऐसे करके देखें, अगर लिखा हो यहाँ पर नेट और यहाँ लिखा हो ग्रोस, तो ग्रोस बड़ा है, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस, क्या, इन दोनों का डिफरेंस, डेप्रिसिएशन। तो ये आप ये ध्यान रखना। तो इसको, और क्योंकि फिर का ज़्यादा बड़ा लिखना पड़ता, तो अभी तो देख लो कि ग्रोस इजिकल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ये नेट इधर हो, ग्रोस इधर हो, तो ग्रोस में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो ये बन जाएगा हमारा। इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लो या तो, और यह समझ लो। इसके बाद दूसरा है नेशनल और डोमेस्टिक। तो नेशनल डोमेस्टिक में नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है। इन दोनों का डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने NFYA। इसकी फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ध्यान रहिए नेट है, ठीक है। अब आगे की इसकी चीज़ समझो,
अब देखो इधर, ये जो लिखा हुआ है नेशनल बड़ा है डोमेस्टिक से, इसका डिफरेंस ये है। अब अगर यहाँ पर लिखा है नेशनल, उसके आगे लिखा है इक्वल टू डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक तो छोटा है, छोटे को इसके बराबर करना है तो प्लस करना पड़ेगा NFIA को। इसको ऐसे देखो ज़रा, अगर यहाँ लिखा है नेशनल और यहाँ लिखा है डोमेस्टिक, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, यहाँ लिखा है नेशनल और यहाँ लिखा है डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक छोटा है, छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस इन दोनों का डिफरेंस। इसी तरह अगर यहाँ लिखा है डोमेस्टिक और यहाँ लिखा है नेशनल, तो नेशनल बड़ा है, बड़े को छोटा करने के लिए क्या करेंगे, माइनस, और इन दोनों का डिफरेंस NFI है। ठीक, इसी तरह आप तीसरा चीज़ समझते हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस में मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है। जो किसी भी चीज़ की जो लागत होती है वो कम होती है, उसके मार्केट प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है, और डिफरेंस उन दोनों का है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT, इसके फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हालांकि मैंने और वीडियोस में भी अच्छे से डीपली समझा रखा है, लेकिन यहाँ पर मैं एक अलग तरीके से समझा रहा हूँ थोड़ा। अब इसमें देखो MP बड़ा होता है, अगर हम इसके इजिकल टू में रखें MP इजिकल टू FC प्लस NIT, तो FC छोटा है, छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस NIT। इस तरह अगर हम लिख दें FC, तो FC इजिकल टू MP बड़ा है, बड़े को में से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर ये गलत है, इसको हम यहाँ क्या कर देते हैं, माइनस NIT। ठीक, इसको भी अलग वे से समझ लो। अगर यहाँ MP लिखा है, यहाँ पर FC लिखा है, तो FC छोटा है, छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस NIT, जो कि उनका डिफरेंस है। और अगर FC यहाँ लिखा है, MP यहाँ लिखा है, तो MP बड़ा है, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस NIT, क्योंकि ये बड़ा है ना। तो ऐसे बोल के करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। अब देखो आगे की बातें मैं समझा देता हूँ। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है अगर वो नहीं दे रखा तो कैसे निकलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस कर देंगे सब्सिडीज़। ध्यान से देखो दोबारा, इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस कर देंगे सब्सिडीज़, तो आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझने वाली है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है, अगर आपको वो नहीं दे रखा तो निकालना कैसे है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में से माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू अब्रोड, यानी विदेशों से जो साधन आय आई है उसमें से माइनस कर दो विदेशों को दी गई साधन आय, यानी से में से को माइनस कर दो, यानी विदेशों से जो साधन आय कमाई है हमने और विदेशों को जो दो साधन आय दी है उसमें से इसको माइनस कर दो। मान लो अगर ये हमने विदेशों से 100 रुपये कमाए हैं और विदेशों को हमने कमवा दिए 80 रुपये, तो नेट फैक्टर इनकम कितनी आई, 20। अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो इसको अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं समझ आया एक बार और देख लो, समझ आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमारा आता है इनकम मेथड, आय विधि बोलते हैं इसको। इसमें हम GDP-MP निकालते हैं, तो GDP-MP का फॉर्मूला बनता है हमारा COE प्लस OS प्लस MI प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NIT। अब ये COE क्या है, OS क्या है, MI क्या है, इसके फुल फॉर्म में अभी बताऊंगा। डेप्रिसिएशन का आपने ऊपर नाम सुना ही है, और NIT का भी आपने ऊपर नाम सुना ही है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर नेट नहीं दे रखा तो इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस कर दो सब्सिडीज़, आ जाएगा। अब एक एक करके समझते हैं। बेसिकली आपको समझ आ गया कि 5 चीज़ों को अगर जोड़ दें तो मिलाकर बन जाएगा आपका GDP-MP। अब देखो COE की फुल फॉर्म क्या होती है। COE मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक, उर्दू में बोलते हैं कर्मचारियों का मुआवजा, यानी कर्मचारियों को कितना पैसा मिल रहा है। अब देखो, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने कर्मचारी को 5,000 रुपये दे सकते हो टोटल, या आप बोल सकते हो कि भाई मैं 5,000 में से 3,000 दे रहा हूँ वेजिस, सैलरी, और 1,000 रुपये का खाना दे रहा हूँ, 1,000 रुपये का उनको सोशल कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, यानी उनका PPF अकाउंट में डाल रहा हूँ, या किसी तरह उनके किसी भी भविष्य निधि वगैरह में डाल रहा हूँ। टोटल मिलाकर हो गए 5,000। तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी COE, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको COE नहीं दे रखा तो आपको ये पार्ट्स दे रखे होंगे इसके, तो आप इन पार्ट्स को लेकर जो इतने भी पार्ट्स आपको दे रखे हैं उनको ऐड कर देना, और ऐड करके इसी की जगह पर यहाँ रख देना। ठीक, दूसरा आपको दे रखा है ऑपरेटिंग सरप्लस। OS मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है हिंदी में प्रचालन अधिशेष। अब ये प्रचालन अधिशेष जो होता है, अगर ये आपको दे रखा है तो इसकी जगह पर रख दो, अगर क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं दे रखा तो इसके भी टुकड़े होंगे। इसके टुकड़े होते हैं रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट, ये चारों इसके टुकड़े हैं। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं दिख रहा तो ये चारों टुकड़े दिख रहे होंगे, इनको ऐड कर दो और इसकी जगह पर ये जो है इसी की जगह पर ले आकर रख दो। और
फर्दर ये क्या करता है, कई बार ये ना अपने प्रॉफिट को भी टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। प्रॉफिट के टुकड़े होते हैं प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, इन तीनों को मिलाकर बन जाता है प्रॉफिट। मान लो आपको एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर में या क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दे रखा तो उसके टुकड़े दे रखे होंगे, या आपको मान लो टुकड़े भी दे रखे हैं और प्रॉफिट भी दे रखा है, तो आपको टुकड़ों को नहीं छूना है, आपको डायरेक्ट सिर्फ प्रॉफिट उठाना है। तीसरा जो एमआई लिखा होता है, एमआई का मतलब होता है मिक्स्ड इनकम, यानी मिश्रित आय, सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं उनकी मिक्स्ड इनकम। यानी अब अगर हम तीनों चीज़ों को रख दें और डेप्रिसिएशन और एनआईटी को रख दें तो ये हमारा बन जाएगा जीडीपीएमपी। हम एक बार एक क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा समझ आएगा। मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला है जीडीपीएमपी निकालो और आपको बाकी चीज़ें दे रखी हैं। आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ 200 दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस 100 दे रखा है, मिक्स्ड इनकम 50, डेप्रिसिएशन 30 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स 20। आपको बोल दिया जीडीपीएमपी निकालो, तो आपको पता है जीडीपीएमपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, इन पाँचों को क्या कर दो, ऐड कर दो। हमने ऐड कर दिया तो हमारा निकल कर आ गया 400। 400 हमारा क्या है, जीडीपीएमपी, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखें तो हमारा जीडीपीएमपी इसमें बोल रहा है निकालो। जीडीपीएमपी का फॉर्मूला क्या है, सीओई हमें दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, डेप्रिसिएशन और एनआईटी दे रखा है, बोला जीडीपीएमपी निकालो। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है हमारा, इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, सम कर दो। इस बार हमारा आंसर आ गया 480। आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब की बार भी बोल रहा है जीडीपीएमपी निकालो, लेकिन इस बार उसने थोड़ा सा चालाकी करने की कोशिश की है। आपको सीओई नहीं दिया, आपको क्या करा, सीओई के टुकड़े दे दिए 150, 50 और 50। वेजेस एंड सैलरी, फ्री फूड एंड क्लोथ, सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। एक वर्ड का ध्यान रखना, सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय लिखा होना चाहिए। अगर लिखा हुआ है सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय तो आपको उसको मत छूना। तो यहाँ पर दे रखा है वेजेस एंड सैलरी, फ्री फूड एंड क्लोथ्स एंड सोशल कंट्रीब्यूशन, ये हो गया आपका 200। और बाकी के ऑपरेटिंग सरप्लस आपको इज्जत से दे रखा है, मिक्स्ड इनकम, डेप्रिसिएशन, एनआईटी सब दे रखा है। तो इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा 450 जीडीपीएमपी। आपको वैसे एग्जाम में किस तरह से करना है, आपको लिखना है जीडीपीएमपी का फॉर्मूला, क्योंकि एक नंबर फॉर्मूले लिखने के होते हैं, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई प्लस डेप प्लस एनआईटी। इसके बाद सीओई की जगह पर अगर नहीं दे रखा आपको सीओई तो वेजेस एंड सैलरी प्लस फ्री फूड एंड क्लोथ्स प्लस तीसरी चीज़ क्या थी, सोशल कंट्रीब्यूशन। तो जैसे 150 ये दे रखा है, 50 ये दे रखा है, 50 ये दे रखा है, इसको ब्रैकेट को बंद करो। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। डेप में मिक्स्ड इनकम 100 और डेप्रिसिएशन ये मिक्स्ड इनकम 40 दे रखी है आपको, और ये 10 दे रखा है और ये 50 दे रखा है, 19। इस तरीके से आप निकालोगे इसे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी हमसे बोल रहा है जीडीपीएमपी निकालो। क्वेश्चन में आपको दे रखा है वेजेस एंड सैलरी, फ्री फूड एंड क्लोथ्स, सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। इस बार उसने क्या करा, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा। ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट्स रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट दे रखे हैं। तो ये जो है 30, 20, 10, 40 यानी 50, 60, 400, ये कितने हो गए, 100 हो गए, ठीक है। ये आ गया आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, और ये मिक्स्ड इनकम दे रखी है, डेप्रिसिएशन और एनआईटी, बाकी सारी चीज़ें ऐसी दे रखी हैं। जीडीपीएमपी निकालना है तो हम तो सबको ऐड करना ही है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से कर रहा हूँ, मतलब इसमें एक्सेल में। तो ये हो गया हमारा जीडीपीएमपी। इसके बाद जीडीपीएमपी का एक और फॉर्मूला है, वो एक और क्वेश्चन दे रखा है हमें। इस बार उसने क्या किया, वेजेस एंड सैलरी दे दी, फ्री फूड एंड क्लोथ्स दे दिया, सोशल कंट्रीब्यूशन दे दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे दिया, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट भी दे दिया। यानी रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी भी दे दिया और ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे दिया। तो आप क्या करोगे, आप इन चीज़ों को नहीं छूओगे क्योंकि आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, ठीक। तो आप क्या करोगे, आप इनको नहीं लोगे। तो अब मेरे पास इनको हटाने का कोई तरीका है नहीं, तो मैं इनको क्या कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, और हम इन सब चीज़ों को ऐड कर देंगे और हमारा जीडीपीएमपी आ जाएगा। इसका आंसर हमारा 820 आएगा, 820, क्योंकि ये हाइड्रोस को भी ऐड कर रहा है ना। हम हालांकि हमें वो ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो हम बाकी चीज़ों को नहीं देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसमें भी जीडीपीएमपी मांगा है और वही है, वेजेस एंड सैलरी, फ्री फूड एंड क्लोथ, सोशल कंट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है। ये देखो ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ दे रखा है 350,
रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी, ये प्रॉफिट भी दे रखा है, ये हमारा काम का नहीं है यहाँ से। और ये हमारा मिक्स्ड इनकम दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़। तो मैंने ऊपर बताया था कि अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ दे रखा हो तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ को माइनस कर देंगे तो वो बन जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी अगर 70 में से माइनस कर दें 30 तो आ जाएगा 40। ये हमारी NIT है। हमें क्योंकि चाहिए, हमारा GDP-MP का फॉर्मूला क्या है, हमारा GDP-MP का फॉर्मूला है COE प्लस OS प्लस MI प्लस DAP प्लस NIT। अब NIT तो हमारे पे है नहीं, यहाँ तो दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़, तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा NIT। ठीक, तो आप देखो इधर, इनको इसका आंसर निकाल के आप कमेंट में बताओ एक बार, और फिर दूसरी वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है।